हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का हम लोग आखिरी पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अब तक 100 प्रश्नों को इस चैप्टर से किया है। आज के इस पार्ट 3 में भी हम लोग 50 प्रश्नों को करेंगे और इस 50 प्रश्नों के साथ ही ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो 100 तक हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट तक किया है। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। हम जानते हैं कि ये प्रबल क्षारक है, ये प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार प्रबल अम्ल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, लवण बनता है, जल बनता है। तो कहा जा रहा है कि अगर हम 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ना, तो उसको इस 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए 8 ml HCl लगता है। अब कहा जा रहा है कि हम 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कितना HCl लगेगा पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अगर हमने 10 से 20 कर दिया, डबल कर दिया, तो हमें HCl भी पहले का डबल चाहिए होगा, यानी कि 16 ml चाहिए होगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HCl का pH आप याद रखेंगे 1 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल, हिंदी में इसे प्रति अम्ल बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सी हमारा राइट आंसर। क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। अब से 30 सवाल लगातार आएंगे जो कि एग्जाम्पलर के हैं, है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 133 तक एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है ना, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जानते हैं। तो लवण का निर्माण होता है, ये तो सही है, ये सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अपने आप में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जो एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, यहां पर सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, और क्या बनता है भाई, जल बनता है। तो सॉल्ट तो बनता है और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहां पर हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो विलयन का ताप बढ़ता है, ये भी सही है। तो 1 और 4 कहां है, डी ऑप्शन में है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है ना, वो अपने आप में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और लवण साथ में जल बनता है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित यानी कि उलट जाता है। तो लाल लिटमस विलयन को ब्लू करने का काम किसका है। देखो, बार मैंने आपको बताया था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम इस एसिड का होता है। तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, बेस का होगा। ठीक, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, एसिड का होगा। तो कहा जा रहा है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। अब हमें क्या करना है, इसको उलटना है। हम किसके विलयन का इस्तेमाल करेंगे कि ये वापस से ब्लू से रेड हो जाए, है ना, उलट देना है। ये जो परिवर्तन हुआ, रेड से ब्लू बना, इसको उलट देना है, वापस से ब्लू से रेड कर देना है। तो हमें इसके लिए एसिड चाहिए होगा। बेकिंग पाउडर हम जानते हैं अपने आप में बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड से बनता है। ठीक, तो ये बेसिक नेचर का होता है। चूना यानी कि लाइम कैल्शियम ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी अपने आप में क्या है, एक क्षारक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही एक एसिड हमें दिख रहा है इस पूरे 4 ऑप्शन में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें एसिड चाहिए। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 युक्त
रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है। देखो कैल्शियम क्लोराइड ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे सबस्टांस को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक सबस्टांस बोलते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये नमी को अवशोषित कर लेता है ताकि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये आयोनाइज्ड ना हो जाए। ठीक, कहा जा रहा है कि आर्द्र दिन है, यानी कि जो वातावरण है उसमें मॉइस्चर है, नमी है, तो हम जानते हैं नमी के कांटेक्ट में अगर ये गैस आएगी ये आयोनाइज्ड हो जाएगी, यानी जो HCl गैस है ये H+ और Cl- में गैस जो है ये टूट जाएगी। तो उस नमी को सोखने के लिए, अवशोषित करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बोलेंगे मुक्त गैस को अवशोषित करना नहीं, गैस को नमी प्रदान करना नहीं, गैस से नमी को अवशोषित करना, बिल्कुल सही। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैस से नमी को अवशोषित करना काम है इस कैल्शियम क्लोराइड का। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता? आपको याद होगा पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक सूत्र इकाई में जल के जितने अणु होते हैं जुड़े हुए उसी को हम लोग क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। तो क्रिस्टलीकरण जल का मतलब भी वही है। जैसे कि नीला थोथा, नीला थोथा किसको बोलते हैं? CuSO4.5H2O, इसी को हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। ये नीला थोथा है क्योंकि नीला रंग देता है ये। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2O। जिप्सम होता है CaSO4.2H2। यहां भी देखो 5 क्रिस्टलन के जल है, यहां 10 क्रिस्टलन के जल है, यहां 2 क्रिस्टलन के जल है। इसमें कोई क्रिस्टलन का जल नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है। सोडियम कार्बोनेट अपने आप में एक लवण है, लेकिन कैसा है भाई? क्षारीय है। क्षारीय लवण कब बनता है? जब लवण कब बनता है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है। लेकिन क्षारीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल कमजोर होगा और क्षारक मजबूत होगा। इसीलिए जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण कहलाएगा। तो प्रबल अम्ल नहीं, प्रबल अम्ल वाला तो होगा नहीं, काट दो काट दो। दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल क्षारक नहीं, प्रबल क्षारक होना चाहिए। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पार्ट 2 में भी मैंने आपको समझाया था कब जो है क्षारीय लवण बनेगा। अम्ल और क्षारक दोनों अगर मजबूत हो, दोनों अगर मजबूत हो तो ऐसे केस में जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा बनेगा भाई? ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा। अगर प्रबल अम्ल हो, दुर्बल क्षारक हो, ऐसे केस में जो सॉल्ट बनेगा ये आपका एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट होगा। इस केस में बेसिक सॉल्ट होगा। अगर मान लीजिए दोनों के दोनों दुर्बल हो, वैसे केस में कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेनली आपको ये 3 कंडीशंस जो है ये ध्यान में रखने हैं, इन्हीं 3 के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। दांत के एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। देखो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट भी अपने आप में एक सॉल्ट है जो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और फॉस्फोरिक एसिड से, H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर अम्ल दुर्बल हो, क्षारक प्रबल हो, वैसे केस में जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो यहां भी देखो वही चीज है कि मजबूत क्षारक है और दुर्बल जो है अम्ल है, कमजोर अम्ल है। तो बनने वाला ये जो सॉल्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैसा होना चाहिए? डेफिनेटली ये जो है क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। तो हम बोलेंगे क्षारकीय। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। मिट्टी के एक नमूने को जल में ऐसे मिलाया गया और स्थिर छोड़ दिया गया, तो जो भी पार्टिकल्स रहे होंगे वो नीचे आकर के बैठ गए होंगे। स्वच्छ अधिशोषित विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है, पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? यानी सवाल केवल इतना है आपसे सवाल केवल इतना आपसे पूछा जा रहा है कि पीएच पत्र के रंग को हरा नीला इन 4 में से कौन कर देगा। इससे पहले जो भी बातें कही गई थी उनका यहाँ पर उतना रोल नहीं है, रोल है ही नहीं। जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि पीएच पत्र पर जो है कलर से जो है पीएच मान का जो है आइडिया लगता है। यही चीज आपको पहले स्टेटमेंट में बताया गया है। दूसरे वाले में सवाल आपसे पूछा गया है कि पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा।
देखो हम लोग जानते हैं अगर हरा है तो पीएच 7 होता है, और नीला की तरफ जाते हैं मतलब पीएच जो है ये 7 से ज्यादा होगा, है ना, पीएच 7 से ज्यादा होगा, पीएच जो है 7 से 14 जाएगा। अब देखो नींबू रस जो है इसका पीएच आपने देखा था कि 2.2 होता है। उसके बाद देखो सिरका, सिरका अपने आप में क्या है, अम्ल है। सिरका जो है अम्ल से बनता है, जल और अम्ल के मिश्रण से बनता है। सिरके में होता है CH3COOH, राइट। तो यहां भी देखो पीएच जो है 2.2 है, इसमें भी क्या है, अम्ल होता है, इसमें भी क्या होता है, अम्ल होता है। और हमें पता है कि जो भी पदार्थ होगा उसका पीएच 7 से ज्यादा ही होने वाला है, 7 से ज्यादा होने वाला है, ठीक है, यानी कि वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसमें तो सिट्रिक एसिड है, ये तो एसिटिक एसिड है, या फिर इसी को हम लोग एथेनोइक एसिड बोलते हैं। एक प्रति अम्ल है और एक साधारण लवण है। साधारण लवण क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका पीएच कैसा होता है, 7 होता है। हमें तो क्या चाहिए, हरा नीला चाहिए, यानी कि 7 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 है मतलब कि हरा हो जाएगा। एक प्रति अम्ल, एक प्रति अम्ल जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच याद करो कितना होता है, 7 होता है, सॉरी 7 नहीं होता है, 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है, यानी हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, यहां पर देख लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो है 10 होता है। ये जो पोर्शन है इसी को जो है कहा गया आपको हरा नीला। ठीक, हरा नीला, और हरा जो है यहां पर हो जाएगा। तो एक बढ़िया सवाल था आपके लिए ये। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है। आपके पास जल है, 3 प्रकार के जो है पदार्थ आपको दिए गए हैं। एक तो आपके पास जल है, दूसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और तीसरा जो है एसिटिक एसिड है। ये 3 है। अब देखो आपके पास एक कमजोर अम्ल है, मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था कि अपने आप में ऑर्गेनिक एसिड है जो कि कमजोर होता है। ये खनिज अम्ल है जो कि बहुत मजबूत होता है। ठीक, और ये जल है जिसका पीएच 7 होता है, उदासीन होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय प्रभाव तो अम्ल का होगा, और अम्ल में भी किसका ज्यादा होगा, जो प्रबल अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल तो यहाँ पर HCl है। उसके बाद दुर्बल अम्ल का होगा, और ये तो अम्ल है ही नहीं, ये तो उदासीन है। तो बढ़ता हुआ सही क्रम है, तो सबसे कम जल का हो जाएगा, उसके बाद एसिटिक एसिड का हो जाएगा, सबसे कम जल का हो जाएगा, उससे ज्यादा एसिटिक एसिड का हो जाएगा, और सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा। ए हमारा राइट आंसर। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। देखो सांद्र अम्ल की अगर कुछ बूंदें गिर जाती है तो हमें इस अम्ल के प्रभाव को कम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षार का इस्तेमाल करेंगे, एक क्षारक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और जो क्षारक भी लेंगे प्रबल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम प्रबल क्षारक लेंगे तो उससे भी क्या होगा, नुकसान ही होगा, हाथ को फायदा नहीं होगा। तो हाथ को लवणीय जल से धोएंगे, नहीं धोएंगे लवणीय जल से, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाएं। ये भी क्या है, अपने आप में एक सॉल्ट है, क्षारकीय प्रकृति का है। ठीक है, और ये असंक्षारक नेचर का होता है, कोरोजिव नेचर का नहीं होता है। तो ये काम हम कर सकते हैं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाथ को लवणीय जल से धोएं, लवणीय जल से नहीं धोना है, पहले क्या करना है कि जल से केवल धोना है जो कि उदासीन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि अपने आप एक क्षारकीय लवण है उसका पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये क्षारकीय नेचर का है तो अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो ये अपने आप में प्रबल क्षार है भाई, इससे भी दूर ही रहना है, इसके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए हाथ, ये भी नहीं होगा। प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करो, बिल्कुल गलत बात है, हम प्रबल क्षार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और एसिटिक एसिड है यानी कि CH3COOH। तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा था धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं जब वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है लवण। तो यहां पर लवण बन जाएगा CH3COONA, बनता है जल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यानी
ये जो मुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चूने के पानी को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करती है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनता है, जिसके कारण चूना पानी जो है दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। यह जलती हुई तीली को बुझा देती है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में क्या है, एक अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की, अधात्विक ऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया एक क्षार से करवाएंगे, जब हम इसकी अभिक्रिया एक क्षार से करवाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक लवण बनेगा, है ना, Na2CO3 ये लवण बनेगा और यहां पर जल बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। इसमें अरुचिकर गंध होती है, गलत हो जाएगा। हमारे आसपास भी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसा नहीं होता है कि वायु जो है हमें स्मेल करती है, एक गंदी वाली स्मेल आती है वायु से, ऐसा भी नहीं होता है। यानी कि सही कथन जो है सी है, सही कथन जो है 1 2 3 है, 1 2 3 है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य लवण यानी कि साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। तो देखो क्लास 10th में इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड रसायनों का कच्चा पदार्थ। देखो साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, व्यंजक चूर्ण है आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अब एनसीईआरटी बुक में यहां पर देखो विरंजक चूर्ण को भी शामिल किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक चूर्ण देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यहां से क्लोरीन गैस प्रवाहित जब हम करवाते हैं तो जाकर के विरंजक चूर्ण बनता है। इसमें कहीं पर भी जो है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो घोल होता है उससे जब हम विद्युत का प्रवाह करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, जिसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसके निर्माण में तो हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में तो हो रहा है इस्तेमाल सोडियम क्लोराइड का। जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, अमोनिया है, इन सारे को लेते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बनता है, तो हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हो गया है। बेकिंग सोडा को ही जब हम हीट करेंगे ना तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, उसके बाद हम लोग उसका क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे तो .10H2 आएगा, तब वो धावन सोडा कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो धावन सोडा है इसके निर्माण में भी कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन विरंजक चूर्ण के केस में जो है नहीं बोलते तो ज्यादा बढ़िया है। और एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें विरंजक चूर्ण को शामिल नहीं किया गया है। भाई इन चारों में किसके निर्माण में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है कच्चे पदार्थ के रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में होता है, तो धावन सोडा में होता है, बेकिंग सोडा में होता है। विरंजक चूर्ण और बुझा हुआ चूना जो है इन दोनों में नहीं होगा। हमारा आंसर यहां पर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो देख लेना आपके एग्जाम में सवाल अगर यही वाला आ जाए तो आपको जो है विरंजक चूर्ण को छोड़ करके चलना है ना। बुझा हुआ चूना जो होता है वहां से हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक, साथ में यहां पर H2 आएगा, जल। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। तो बेकिंग पाउडर कब बनता है? जब बेकिंग सोडा जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा और साथ में टार्ट्रिक एसिड को मिलाने से बनता है बेकिंग पाउडर। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लाए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो मुंह का पीएच आप लोगों ने पढ़ा था कि 5.5 से अगर कम हो जाए वैसे केस में जो दंत क्षय है वो शुरू हो जाता है। तो उसका पीएच मेंटेन रहे, 5.5 से कम ना हो। इसीलिए जो टूथपेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती है ताकि मुंह का पीएच जो है बैलेंस करके रखे।
एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। गलत हो जाएगा ना। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही कमजोर होगा। ठीक। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। गलत हो जाएगा। पीएच जितनी कम होगी, पीएच अगर कम होती है, पीएच अगर कम होती है तो क्षारक उतना ही प्रबल होगा, नहीं, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। ये सही है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। ये ध्यान से आपको देखना है। पीएच अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो जो क्षारकीय प्रकृति है वो अधिक होगी। पीएच जितनी कम है क्षारकीय प्रकृति उतनी ही कम होगी। तो यही चीज़ है, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। ठीक। और अगर हम अम्ल की बात करें तो पीएच जितनी अधिक है, जो अम्लता है अम्ल की वो उतनी ही कम होगी, और पीएच जितनी कम होगी जो अम्लता है उतनी ही अधिक होगी। तो हमारा आंसर 2 और 4 वाला जो ऑप्शन होगा, 2 और 4, डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 1.27 से कम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां होती है? अम्ल को जल में मिलाते हैं तो हम लोगों ने अच्छे से बात किया हुआ है कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं, और ये अपने आप में भाई ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। देखो, जल में आप अम्ल मिलाओगे, इसमें आपने अम्ल मिला दिया, एसिड जो है मिला दिया, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि कोई सॉल्ट का निर्माण होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इससे हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। आयनीकरण आप बोल सकते हो कि होगा, है ना, क्योंकि मान लो आप HCl है, इसको आप मिलाते हो इसमें जल में तो ये टूट जाएगा ना, H+Cl- में टूट जाएगा, तो ये चीज हो सकता है। उदासीनीकरण नहीं, ये अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं। तो 1 सही है और 3 सही है। 1 और 3 वाला जो विकल्प होगा यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? देखो, अम्ल क्षारक सूचक के रूप में हम लोग लिटमस है, हल्दी है, यानी इन सारे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी है इसको देखने में प्रॉब्लम है, तो यहां पर अगर इसे पहचानना हुआ तो ये देख कर पहचानेगा क्या? नहीं, सूंघ कर पहचानेगा, क्योंकि देखने में दिक्कत है तो हो सकता है सही से ना पहचान पाए भाई कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है, तो सूंघ करके पहचान सकता है। तो सूंघ कर पहचानने वाले सूचक को हम लोग सूंघ कर, वो सूचक जो गंध अपना बदलते हैं अम्लीय क्षार के माध्यम में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक बोलते हैं, है ना, गंधीय सूचक बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो आपने पढ़ा था 3 पदार्थ, लौंग का तेल, प्याज का तेल और वैनिला एसेंस। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। देख लो इसमें से कौन धातु का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट नहीं है। मार्बल का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का भी मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, चूना का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaHCO3। तो ये धातु का कार्बोनेट है, ये धातु का कार्बोनेट है, ये धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये सारे जब अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, ये नहीं होगा। ठीक, ये क्या है? ये धातु का ऑक्साइड है, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, है ना, लवण और जल बनेगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर मुक्त होगी। सेम सवाल
बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है। यहाँ पर 120 में जो क्वेश्चन है वही वाला 121 में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? नींबू का रस है। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 आप याद रखेंगे, 2.2 जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। मानव रक्त का पीएच मान मेंशनड है, 7.4 याद रखेंगे। चूने का पानी हम लोग किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसका जो जलीय विलयन होगा। और प्रति अम्ल में आप किसको याद रखेंगे? प्रति अम्ल में आप याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और याद रखेंगे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका पीएच आपको एनसीईआरटी में दे रखा है 10 है। ठीक, ये भी क्या है, अपने आप में प्रबल क्षार है, तो इसका पीएच जो है 10 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और इसका पीएच भी 7 से ज़्यादा होगा। अम्लीय प्रकृति का कौन सा है? तो नींबू का रस हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है ना। चित्र 2.1 में, चित्र 2.1 में क्या बोला गया है? विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास में निम्नलिखित उपकरण लगाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्युत अपघट्ट बोलते हैं जो यहाँ पर पूरा विलयन लिया गया होता है जिससे धारा प्रवाहित हो। विद्युत अपघट्ट कौन होते हैं? विद्युत अपघट्ट का मतलब क्या हुआ? जिससे विद्युत का चालन हो सके, है ना, जिससे विद्युत का चालन हो सके। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्ट अम्ल नहीं है। देखो यहाँ पर विद्युत अपघट्ट जो है क्या लिया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया गया है। ये अपने आप में क्या एक प्रबल क्षार है। तो जो आपके अम्लीय विलयन होते हैं, जलीय विलयन होते हैं, वो फ्री आयन से देते हैं। जो आपके एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्री आयंस, यानी कि मुक्त आयन जो है ये देते हैं। और फ्री आयंस अगर देते हैं तो विद्युत का चालन हो जाएगा। तो बोल रखा है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्ट अम्ल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बल्ब नहीं चमकेगा, कौन सा कथन सत्य है? बोल रखा है बल्ब नहीं चमकेगा, बिल्कुल बल्ब चमकेगा, तो ये गलत हो जाएगा। बल्ब चमकेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा, सही है। बल्ब नहीं चमकेगा, फिर से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो फ्री आयंस यहाँ पर मिलेंगे। फ्री आयंस मिलेंगे तो बल्ब जो है चमकेगा, यानी कि विद्युत का चालन जो है इस विद्युत अपघट्ट से होगा। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट्ट के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। बल्ब चमकेगा, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 हमारा राइट आंसर। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो गोल्ड को घुलाने के लिए एक मिश्रण आता है जिसे हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोल्ड को नहीं घोल पाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में गोल्ड डाल दोगे कुछ नहीं होगा उसका, नाइट्रिक एसिड में गोल्ड डाल दोगे कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन अगर आप मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड है इसे लेते हो 3:1 के रेशियो में, मान लो आपने 3 मोल जो है HCl ले लिया और 1 मोल जो है आपने HNO3 ले लिया, या फिर आपने 3 ml जो है HCl ले लिया उसमें 1 ml जो है आपने HNO3 डाल दिया। अब जो मिश्रण बनकर आएगा उसे हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं, इसी को हम लोग अम्ल राज बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसे? अम्ल राज। इसमें इस अम्ल राज में क्षमता है गोल्ड को भी घुला दे और प्लेटिनम को भी घुला दे, दोनों को घुला सकता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल है? खनिज अम्ल का मतलब होता है अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले पार्ट में भी और आज की इस वीडियो में भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये आपके होते हैं अकार्बनिक अम्ल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, है ना, उसके बाद एसिटिक अम्ल, ये सारे के सारे आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, है ना। ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है। और यूजुअली जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो आपके कमजोर होते हैं, और जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं जिसे खनिज अम्ल भी कहते हैं ये मजबूत होते हैं, ये आपके प्रबल होते हैं, ये आपके होते हैं मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? एक क्षारक नहीं है। जो आप क्षारक देखते हैं उसमें आपको OH देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्षारक होते हैं OH माइनस आयन देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, और हर क्षार अपने आप में क्षारक होते हैं, यानी ये अपने आप में एक क्षारक है, ये अपने आप में एक क्षारक है, ये अपने आप में एक क्षारक है। देखो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो होते हैं आपके प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक, वहीं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे जो होते हैं आपके दुर्बल होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। और ये क्या है? ये भले ही OH आपको यहां पर दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ये तो C2H5OH, ये तो आपका अल्कोहल है ना, एथेनॉल है। ये तो एथेनॉल है, ये कोई अम्ल थोड़ी है, सॉरी ये कोई क्षारक थोड़ी है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप जल में घोलोगे तो कोई OH माइनस नहीं मिलेगा। इन सारे को जल में घोलो, इनको भी जल में घोलो, आपको OH माइनस मिलेगा। OH माइनस जो दे दे उसे हम लोग क्षारक बोलते हैं, और जो H प्लस दे दे उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं। ये एथेनॉल है, इसको जल में घोलोगे कोई आयन नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके, तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण देते हैं, जल देते हैं और CO2 देते हैं। सही है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देता है। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति को क्यों, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जल से अभिक्रिया कर वो क्षार देते हैं, इसीलिए, ना कि अम्ल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ धातु अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, बात कर चुके हैं। अधिकांश धातु जो होते हैं ना, वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जो कि फटफट के साउंड के साथ जलती है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। तो सही बात है भाई, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय क्यों होते हैं? क्योंकि जल से क्रिया करने के बाद वो अम्ल बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल में घोलोगे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड है, जल में घोलोगे तो वहां पर H2SO4 बन जाएगा, है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो उसको आप जल में घोलोगे तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, सोडियम क्लोराइड है। यहां पर कांच का विरजन है, H2 तथा Cl2 का उत्पादन है, विरंजन है, प्रति अम्ल है। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं। ठीक, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं H2 तथा Cl2 के उत्पादन में। सोडियम क्लोराइड का जो घोल होता है वहां से हम लोग करंट पास करवाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन, ये सारे बनते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग विरंजन में करते हैं, और धावन सोडा का इस्तेमाल हम लोग कांच के निर्माण में करते हैं। तो ए के साथ जो है 3 जाना चाहिए। ए के साथ 3 जो है, ए में नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, डी में नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। बी के साथ 4 जाना चाहिए, बी के साथ 4 जो है सी में दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये विकल्प भी हमारा कट जाएगा। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। कौन सा रंग प्राप्त होगा? दिए गए रंग मार्गदर्शक का आप उपयोग कर सकते हैं। देखो, हमने समान कंसंट्रेशन लिया है, सांद्रता जो है दोनों की समान है, और हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। दोनों का कंसंट्रेशन समान है, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन जो है समान है। और फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, इन दोनों के विलयन को मिलाया है। मिलाने के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ उसका पीएच हमें जानना है, और उसके पीएच को जानने के लिए हम लोगों ने पीएच पेपर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें पता है पीएच पेपर जो है रंग बता करके पीएच का अंदाजा हमें देता है लगा करके। तो पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच पेपर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। पीएच पेपर
जो है अलग अलग रंग दिखाता है अलग अलग पीएच पे। तो हम जानते हैं इन दोनों की अभिक्रिया से, दोनों क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दोनों की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो विलयन बनेगा वो सोडियम क्लोराइड का बनेगा, ठीक। और इसका पीएच हम जानते हैं 7 होता है। अगर 7 होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, 7 होगा तो देखो अब हरा तो इसमें है नहीं, केवल हरा तो ऑप्शन है नहीं, लाल तो होगा नहीं, नीला तो होगा नहीं, पीला तो होगा नहीं, हरा तो भाई आना ही आना है, तो सीधा हरा होता तो हम इसको टिक मार देते, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो पीला हरा हम लोग सही आंसर मान करके चलेंगे। जब HCl गैस को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है, गलत हो जाएगा। देखो जब हाइड्रोक्लोरिक गैस को आप जल से गुजारेंगे तो जल के कांटेक्ट में आते ही, क्योंकि यह प्रबल अम्ल है, तो खट से H+Cl- में टूट जाएगा। तो ये आयनित होते हैं, आयन में टूट गया मतलब आयनीकरण इनका हो रहा है ना, आयनित ये हो रहे हैं। यह विलयन में आयनित होता है, हो जाएगा। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देते हैं, गलत हो जाएगा। ये क्या देगा भाई, H+ और Cl- देगा। यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हम लोग जानते हैं H+ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, जल के अणु के साथ जो है ये मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 2 और 4 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सी ऑप्शन सही है। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने का काम जो है एसिड करता है। खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं, ठीक। ये क्षारक के लिए सही है कि कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये क्षारक के लिए सही है। अम्ल के बारे में बोलेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपके पास पूरा विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने जल में डाला तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि H+Cl- में टूटेगा, लेकिन H+ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन और Cl-, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, आपके पास सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, बनता है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड जो है आपको लिक्विड के फॉर्म में दिखाया गया है, गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो तो क्लोरीन को जलीय विलयन के रूप में, हाइड्रोजन को जलीय विलयन के रूप में दिखाया गया है, तो गलत हो जाएगा। यानी कि आंसर जो है ना तो ए है और ना ही सी है। यहां पर H2O को जलीय विलयन के रूप में दिखाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का हमारे पास जलीय विलयन होता है, जल है, जलीय विलयन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो स्टेट है, जो अवस्था है अभिकारक का, उत्पाद का, उसके ऊपर भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार के, और आपको फंसाया जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, यह दुर्गंध युक्त गैस है। अब ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, हम लोगों ने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग कुछ PYQs कवर कर लेते हैं। तो सोडियम सल्फाइड है यानी कि Na2S, ये सोडियम सल्फाइड है, इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है। तो देखो यहां पर क्या बनता है, NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक, NaCl बनता है, और यहां पर गैस जो मुक्त होगी वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त होगी। अब इसकी एक खासियत है, एक तो ये टॉक्सिक गैस है, विषैली गैस है, दूसरी जो इसकी स्मेल है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है, याद रखिएगा, सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। बी हमारा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए आपके पास होता है सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, बनता है अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा, राइट। फिर इसको हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो धावन सोडा बनेगा। बी हमारा राइट आंसर। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। देखो ये अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक क्षार है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। तो जल तो बनता है लेकिन लवण कौन सा बनेगा, यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है। एक लवण बनेगा तो अम्ल तो होगा नहीं, ठीक। उसके बाद देखो यहां पर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो जब आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक। और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अभिक्रिया से क्या बनेगा, CH3COONA, ये बनेगा आपके पास लवण और ये बन जाएगा जल। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, है ना। एसिटिक एसिड है तो वैसे भी आपको चमक जाएगा कि सोडियम एसीटेट ही हमारा आंसर होगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक है, सही है। लिटमस विलयन जब उदासीन होता है तो बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित पादप लाइकेन से निकाला जाता है। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। लाल गोभी के पत्ते हैं, हल्दी है, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां जैसी कई प्राकृतिक सामग्रियां हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देती है। तो ये सारे जो है आपके प्राकृतिक सूचक कहे जाते हैं। ये भी कथन सही है, दोनों कथन सत्य है। सी हमारा राइट आंसर। मिलान करना है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है तो एक के साथ बी जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है और बिच्छू बूटी यानी कि नेटल प्लांट जो होता है उसकी बात की जा रही है। नेटल प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें जो डंकनुमा बाल होते हैं उसी की बात की जा रही है। तो मेथनोइक अम्ल होता है उसमें। एक के साथ सी जाना चाहिए, माफ करिएगा, एक के साथ बी, एक के साथ बी एक ही विकल्प में है सी में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो के साथ ए, दो के साथ ए, तीन के साथ सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है, यही गलत हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में होता है ना। बेकिंग सोडा हम लोग जिसको बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है केक बनाने में होता है, या फिर बेकिंग पाउडर भी आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि इसी की बात की जा रही है, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। एंटासिड का एक घटक है, हम कई बार बता चुका हूं मैं आपको कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और जो बेकिंग सोडा है एंटासिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सही है। साफ सफाई में हम लोग धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, और बेकिंग सोडा से हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं टार्टरिक एसिड मिला करके, तो ए हमारा राइट आंसर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अपच के दौरान आमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इससे दर्द और जलन उत्पन्न होती है, सही है। कौन सा अम्ल पैदा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेकिंग सोडा। तो दोनों कथन तो सत्य हैं, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंटासिड जो अम्ल के प्रभाव को यहां पर कम करता है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा? अम्ल या फिर क्षार को हम जल में मिलाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। अगर हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी, है ना। देखो चाहे H+ हो चाहे OH- हो, जब हम जल में मिलाएंगे तो वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो जो आपकी सांद्रता है H+ की या फिर OH- की, सांद्रता के स्थान पर आप यहां पर अगर संख्या बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इकाई आयतन में जो H+ आयन की संख्या होगी, OH- आयन की जो संख्या होगी, ये गिर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। विलयन तनु हो जाएगा, बिल्कुल सही है, चाहे वो अम्लीय विलयन हो क्षारीय विलयन हो, तनु हो जाएगा। विलयन अधिक सांद्र हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तनु का मतलब पानी ज्यादा होगा और जो अम्ल और या फिर क्षार है ये कम होगा। 2 और 3 वाला जो हमारा विकल्प होगा वो सही होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। यह स्टेटमेंट तो सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, लवण और जल बनेगा। बात कर चुके हैं हम लोग, दोनों कथन सत्य है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल डैश कहलाते हैं, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल को अम्ल डैश कहलाते हैं। तो ये जो अम्ल है आपके प्रबल अम्ल कहलाएंगे, जो ज्यादा H+ आयन उत्पन्न करेंगे, और जो कम करेंगे उसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, डी हमारा राइट आंसर, डी नहीं, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां प्रबल आएगा, यहां दुर्बल अम्ल आएगा। इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। दो आपने पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। तो यहां पर मिथाइल ऑरेंज है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे जो है आपके प्राकृतिक सूचक हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा को गर्म करोगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और उसके पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा जो है धावन सोडा बनता है, Na2CO3.10H2O। एंटासिड यानी कि प्रति अम्ल, जो अम्ल के अगेंस्ट में काम करता है, के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल यानी कि स्टोमिक एसिड यानी कि HCl की बात की जा रही है, को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, बिल्कुल गलत है। अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्षारकीय पदार्थ डालेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट एक प्रति अम्ल है, बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रति अम्ल है, बिल्कुल सही है। गलत चूज करना है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद डैश होगा। धातु है, तनु अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण बनता है। तो यहां पर जिंक सल्फेट लवण बन जाएगा, और यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? देखो, अधिकांश धातु जो होते हैं ना, अधिकांश धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्योंकि वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका कॉपर आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, है ना, सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा। ये सारे जो धातु हैं ये तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त नहीं करवा पाएंगे। तो इसमें देखो कौन सा आपको दिख रहा है? कॉपर दिख रहा है, ये आंसर होगा नहीं। सिल्वर दिख रहा है, ये आंसर नहीं होगा। मरकरी दिख रहा है, ये आंसर नहीं होगा। लेड हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल अपने आप में एक खनिज अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। ये सब मैंने आपको बताया कि कार्बनिक अम्ल है, कमजोर अम्ल होते हैं। ठीक, जो भी अम्ल आपको दिख जाएगी खाने पीने की चीजों में होती है, समझ जाओ कि वो कमजोर अम्ल है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज होता है। आपका रिवीजन इस चैप्टर का यहीं पर कंप्लीट होता है। तीनों पार्ट्स आपने अगर देख लिए हैं तो बहुत कम चांस है कि आपसे प्रश्न छूट जाए जब इस चैप्टर से आएगा आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।